तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बिना किसी औपचारिकता के हम आज बात करते हैं अब हमारी आगे की स्ट्रैटेजी। जब व्यक्ति का एक डोरमेट पीरियड होता है कि जहां पे सुसुप्त अवस्था होती है, कोई भर्ती डिक्लेयर नहीं होती है, एक शांति होती है। उस शांति में जो व्यक्ति निवेश करता है और आसान समय में जो मुश्किल काम करता है, वह मुश्किल समय में आसान सफलताएं प्राप्त कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, कैसे हम बाकी लोगों से आगे जा सकते हैं। एक एक बहुत ही सदी हुई रणनीति के तहत बहुत सरल सा मार्ग होता है सफलता का, बहुत जटिल नहीं होता है। लोग उसे कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं या उन्हें बनवा दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति तो एक टूल है जिसको किसी भी तरीके से बाह्य परिस्थितियां या फिर उसके अंतर्द्वंद्व उस ओर ले जाते हैं जहां उसको वहां होना नहीं चाहिए। एक्चुअली उसे वहां होना चाहिए जहां वो जा नहीं पाता है। तो इसके बीच में जो गैप है वो केवल आपकी स्ट्रैटेजी जो होती है, आपके डिसीजन जो होते हैं, उनका रोल इसमें होता है। जिसने सही समय पे सही निर्णय किया वह सफलता का अधिकारी होता है, वरना हम अफसोस की कीमत चुकाते हैं और केवल हमारे मुंह से आह वाह काश किंतु परंतु ऐसा लेकिन ये सब निकलता है, ऐसा होता वैसा होता। अपनी सफलता के किरदार की कहानियां अपने आने वाली पीढ़ी को सुनाना चाहेंगे या फिर अपने असफलता के जुमले और उसके बहुत सारे एलिगेशन जो है वो परिस्थितियों पे या दूसरे लोगों पे लगाना चाहेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं होगा, किसी रील से नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन ये सब वो छोटे मोटे बूस्ट होते हैं जो आपको कोई भी काम करने के लिए, जो आप में थोड़ा बहुत एक सैगी या थोड़ा सा एक उदासीन जो सेगमेंट आ जाता है आपकी लाइफ में, उसको थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए ये चीजें काम की होती हैं। और इस सब के लिए हमारा एक डिसिप्लिन चार्ट और हमारा एक विजन क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे अनिर्णय की स्थिति में होते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में होते हैं, मैं ये करूं वो करूं, और इस कारण से वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। यही गीता दर्शन में सबसे बड़ी बात कही गई है। जब लॉर्ड कृष्णा जो थे, उन्होंने अर्जुन को यही बात जो है वो कुरुक्षेत्र में बताई थी कि तुम किंग कर्तव्य विमूढ़ता या कार्यहीनता की स्थिति, जो परिणाम को सोचकर आप कार्यों से पलायन करने जा रहे हो, ये ना करो। आप कार्य में रत रहो, परिणाम की चिंता नहीं करनी है। निश्चित रूप से ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये वास्तविकता है कि हमें परिणाम की चिंता वास्तव में नहीं करनी चाहिए। लेकिन इतना हमें ध्यान अवश्य होना चाहिए कि परिणाम हमारी तैयारी का जो रोड मैप है वो हमें किस परिणाम की ओर ले जाता है, ये सजगता जरूर हमें रखनी चाहिए। और जिस कॉन्टेक्स्ट में गीता लिखी गई, जिस बात को वहां कहा गया, वो प्रेजेंट सिनेरियो में भी रिलेवेंट है। हाँ, उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वो बातें वहां स्वधर्म से संबंधित थी, अपने कर्तव्यों से संबंधित थी। ये कर्तव्य आज भी जो है अपेक्षा करते हैं हमारे अच्छे कार्यों की, जिससे कि हमारा परिणाम जो है वो सुखद हो निश्चित रूप से। लेकिन हम परिणाम पर व्यर्थ में उलझ कर अपने कार्यों से पलायन नहीं करें, यही एक संदेश उसमें था और यही हमें फॉलो करना है। तो बहरहाल जो आगे की हमारी भर्तियां हैं, उनका रोड मैप आपको अभी तैयार करना है। इसमें 3 कैटेगरी के बच्चे हैं। फर्स्ट कैटेगरी में वो बच्चे हैं जो फ्यूचर में जो आपकी जो तैयारी है उसका सेगमेंट क्या होना चाहिए, इसको लेकर हमारे 3 सेगमेंट के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट नंबर 1, 2 और नंबर 3। इसमें और भी सेगमेंट हम बना सकते हैं। ये पहले ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, मतलब ये वो बच्चे हैं जो अभी कंपटीशन के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। अभी उनका उपनयन संस्कार हो रहा है कंपटीशन के अंदर, और वो यहाँ पे अपनी एक नई पारी, नई जिम्मेदारी के साथ पे शुरू करने जा रहे हैं। इन बच्चों के लिए सबसे भ्रमात्मक स्थिति ये होती है कि वो कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ एकदम ऐसा कि एक वेल बिल्ट हो, जिसके अंदर किसी भी तरीके का उन्हें जो है मेहनत ना करना पड़े। इस भाव के साथ में बच्चे आजकल पढ़ना चाहते हैं। उसका कारण है कॉलेज और का जो एग्जाम पैटर्न है, और कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो 1 वीक सीरीज पे आ गए हैं। इसलिए प्रॉब्लम ये है कि वो 1 वीक सीरीज वाले बच्चे वीक होते हैं। अब जब वो 1 वीक ही पढ़ रहे हैं तो वीक होना ही है उनको, है ना। 1 सप्ताह में पढ़ने वाली चीज आपको पूरे साल की तैयारी को किस तरीके से कंप्रेस करके और फिर वहां पे नंबर दिला सकती है। तो आप जुगाड़ हो सकता है उससे, लेकिन उससे जो है
भयंकर रूप से आपको सफलताएं नहीं मिल सकती हैं। तो न्यू कमर जो भी बच्चे हैं वो उनको सबसे पहले राजस्थान बोर्ड की बुक्स हैं या फिर जो सेंट्रल बोर्ड की जो सीबीएसई की बुक है उसको एक बार देखना है, गो थ्रू करना है उसको। 6 से 12 तक की जो भी बुक्स है, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो उसकी पहले आप बेसिक बुक्स पढ़िए। और जैसे कि आप एसएसटी के बच्चे हैं तो इसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जो जो पार्ट इसमें जोड़े गए हैं सोशियोलॉजी वगैरह के जो भी, उन सबको आप एक बार एटलीस्ट आप 6 से लेकर 12 तक पढ़िए। 10 तक चीजें जो है सिविक्स के नाम से हैं एक तरीके से, और बाकी हिस्ट्री का सेगमेंट है ही है, ज्योग्राफी का है और बाकी सिविक्स के तौर पे। और 11th-12th में फिर आपका थोड़ा सा इसको स्पेशलाइज्ड कर दिया गया है। तो आप निश्चित रूप से वो पढ़िएगा क्योंकि बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं वो इन बुक से ही पूछे जाते हैं। तो इसको आप सबसे पहले पढ़ेंगे तो ही आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जब आप बड़ी बुक्स पे चले जाएंगे तो निश्चित रूप से आप इस सेगमेंट की तरफ फिर आने में कोताही महसूस करेंगे और आपके मन में भी ये होगा कि यार मैं इससे बड़ी बुक्स पढ़ चुका हूं तो अब इसमें तो मेरे को क्या ही पढ़ना है। तो ध्यान रखें, नन्हे कदमों से जो शुरुआत होती है वही हिमालय इरादों के साथ में आपको एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे बनाती है। तो शुरुआत में ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति हिमालय पे ही चढ़ गया है। पहले वो छोटे पेड़ों पे चढ़ा है, छोटी छोटी चोटियों पे चढ़ा है, उसके बाद में उसने ये साहस जुटाया है। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी का जो आपका जो है वो आप इसके अंदर पूरा देखेंगे। दोनों आजकल दोनों लगभग एक जैसी हो गई। इसके बाद में संबंधित जो आपका सेगमेंट है, चाहे आप साइंस के हों चाहे आप एसएसटी के हों, उसमें आप ये देखिएगा अगर आप ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये बुक्स आपके लिए अर्जुन बाण है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सारा लगभग मैं कहता हूं 12 तक जो ग्रेड 3 वाले बच्चे हैं उनका बहुत कुछ पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। फिर भी अगर उनका डिफिकल्ट लेवल थोड़ा ज्यादा आता है तो उसके लिए वो स्टैंडर्ड बुक्स को बाद में कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि वह तैयारी उनके ग्रेड 2 में और ग्रेड 1 में भी काम आएगी। क्योंकि हमें एक जैसे सिलेबस वाली तैयारी में हमें एक साथ मल्टीटास्किंग तैयारी करनी चाहिए। भर्ती किसी भी चीज की जो पहले आती है और जिसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, उसके अंदर हम निवेश करेंगे तो फायदा होना है निश्चित रूप से। बाकी अगर आप दृढ़ हैं तो निश्चित रूप से आप कम वैकेंसी में भी स्पेशलाइज्ड हैं तो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं बजाय बड़ी वैकेंसी के। जैसे मान लो रीट की भर्ती, ग्रेड 3 की भर्ती जो बड़ी आ गई इन केस, और आप इतने फेमिलियर नहीं हो किसी सब्जेक्ट में, जैसे आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, अलग अलग पॉलिटिकल साइंस अच्छी है, तो आपको ग्रेड 1 में जाना चाहिए। और अगर आपका सब कुछ 100 है तो फिर आप ग्रेड 3 और ग्रेड 2 में जा सकते हैं। लेकिन ये आपको चेक करना है कि आपकी जो कंटेंट है वो मल्टीटास्किंग जो एक जैसे फॉर्मेट वाली तैयारियां होती हैं उनके अंदर हो तो ज्यादा अच्छा होता है। उससे क्या है कि हमें दोहरा तिहरा फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो फिर आप संबंधित जो स्पेशलाइज्ड बुक है आप अपने संबंधित टीचर्स को पूछिएगा। उसके अंदर जैसे एसएसटी में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ग्रेड 3 में तो 3 ही है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, मेजर है, और बाकी इकोनॉमिक्स और सोशियो का जितना भी जो भी पार्ट है इसमें, तो उसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। लेकिन 12th वाली बुक्स से आपका काम हो जाना है निश्चित रूप से। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है वो है साइंस वाले बच्चों के लिए भी ये है 12th तक का ग्रेड 3 में तो आप 12th तक की बुक्स को पढ़ लेंगे प्रॉपरली तो आपका काम हो जाना है। ग्रेड 2 के अंदर आपका जो डिफिकल्ट लेवल वो ग्रेजुएशन लेवल वाला है और जो भी टॉपिक आपके उसके अंदर हैं 12th और ग्रेजुएशन के, उसके हिसाब से आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो जो भी आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है वो आप अपने जो भी एक्सपर्ट इसमें हैं उनसे आप कंसल्ट करिएगा और उनको आप पढ़िएगा, या फिर कोई अच्छी गाइड भी आप इसमें प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। एमसीक्यू भी आप इसमें निकाल सकते हैं, प्लस आपका जो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए आप अपना कोई मॉक या किसी तरह का कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं। बट ध्यान रहे इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ी गैदरिंग नहीं करनी है, मतलब आप फंस नहीं जाएं कि आपने ये भी ले लिया वो भी ले लिया सब कुछ ले लिया और फिर आप ये तय नहीं कर पा रहे कि मुझे कहाँ से क्या करना है। 12 तक की बुक्स को आप प्रॉपरली पढ़ें, ये सब के लिए मैंडेटरी मानूंगा मैं। उसके बाद में आप कोई अच्छी गाइड या फिर कोई अच्छी बुक जो है वो कंसल्ट करके उसके ऊपर फोकस करें और फिर आप एक जगह से कहीं से भी अपना टेस्ट वगैरह
अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि जरूरत नहीं है तो मत लीजिएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है कि उसी की कमी की वजह से मैं रह रहा हूँ, तो आपको निसंदेह लेना चाहिए। वो सब आप पे निर्भर है। ऐसी बुक्स भी आती हैं प्रैक्टिस सेट की, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी अवेलेबल हैं। आप एक बार डेमो वगैरह सब देख के और पिछले जो रिजल्ट की हिस्ट्री है वो भी आप थोड़ा सा देखें, जांचें, और एक तार्किक निर्णय उसके ऊपर आप करें, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होना है। और ये फ्रेशर जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ से गो थ्रू हों और उसके बाद में वो बुक्स पढ़ें। और जो बच्चे रिपीटर हैं इस मामले में, वो सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं, जो पहले से ग्रेड 3, ग्रेड 2 या ग्रेड 1 की तैयारी कर चुके हैं और अभी भी वो बेरोजगार हैं। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है कि जब भर्ती रिपीट होती है तो उनका बहुत कुछ ऑलरेडी हो चुका होता है। उनकी तैयारी में जो छोटी मोटी लैकिंग थी, या फिर रिवीजन की शॉर्टेज थी, या फिर उनकी कुछ परिस्थितियां विषम थी, या फिर उन्होंने आत्मविश्वास को इस कदर से धराशायी कर दिया कि परीक्षा का अटेम्प्ट लेते वक्त जो है वो अपना 100% नहीं दे पाए, ऐसे बच्चों के लिए भर्ती जब वापस आती है तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन प्रोन एरिया जिसको हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा संभावित सिलेक्शन का जो सेगमेंट होता है वो रिपीटर्स के लिए होता है। रिपीटर्स हमेशा उस रोड के ऊपर पहले जा चुके होते हैं, तो उन्हें उस रोड के समस्त गड्ढे, डाइवर्सन, उसके हर्डल्स, उसके पॉजिटिव नेगेटिव लाइट, सब कुछ का पता रहता है। हाँ, थोड़ी बहुत भूलें हुई उनसे, थोड़ी बहुत ज्यादतियां हुई उनकी परिस्थितियों के द्वारा उनके साथ में, उससे आप पार पा सकते हैं अपनी एक अच्छी रणनीति के साथ में और अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। तो आपके लिए जो मटेरियल ऑलरेडी आप एक्सेस किए हुए हैं उसको आप निश्चित रूप से मेंटेन रखिएगा, लेकिन उसमें कहीं भी जो लैकिंग थी, कहीं भी लूप होल्स थे, तो उनको आप थोड़ा ठीक कर सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको वही एनसीईआरटी, आपने मोस्टली ये गलतियां सभी लोग करते हैं। मैं भी जब स्टूडेंट था तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता था, सजेशन मिलते थे, नहीं पढ़ता था, तो कहीं से कई बार प्रश्न मिस होते थे, तो वो ज्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही होते थे। तो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी, आरबीएसई जो भी है, जो दोनों सिमिलर हैं, अगर सिमिलर नहीं है तो आरबीएसई को प्रेफर करना है आपको, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ये काम आती है। मोस्टली अब कॉमन कर दिया है, कोई डिफरेंट है नहीं वैसे, तो इसके ऊपर आप निश्चित रूप से काम करेंगे। तो रिपीटर बच्चे जहां जिस सेगमेंट में अपना अच्छा कर रहे थे, उस सेगमेंट के अंदर एक बार पुनः भरोसा दिखा सकते हैं। एक अच्छी भर्ती की उम्मीद हम कर सकते हैं निश्चित रूप से। गवर्नमेंट इसके और सकारात्मक प्रयास में है कि वो आपके लिए एक तोहफा लेके आए। इसमें कब क्या होगी भर्ती, इसकी प्रेडिक्शन मैं पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता हूं। भर्ती जब भी आती है तो पूछ के नहीं आएगी। भर्ती आरपीएससी अपने शेड्यूल के द्वारा कभी भी जारी कर सकती है, बट ऑथेंटिक जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग है। किसी भी तरीके की हम ना कोई चेयरमैन है ना कोई सदस्य हैं। तो माननीय सदस्य और चेयरमैन और जो गवर्नमेंट की अनुशंसा या अभिशंसा जो होती है, रिकमेंडेशन होती है जो प्रपोज्ड भर्तियों के लिए, उनके बेस पर आरपीएससी अपना निर्णय करती है। दैट शुड नॉट बी पार्ट ऑफ अस। वो हमारा हिस्सा नहीं होना चाहिए एक्चुअली। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए, क्योंकि भर्ती जब भी एक्सप्लोर होती है तो उसके बीच में जो हमारा टाइम स्लॉट होता है वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होता है। तो जो पहले से बच्चा तैयारी किया हुआ होता है, सिलेक्शन में वही कन्वर्ट कर सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पीछे 2 नंबर वाले जो बच्चे दिख रहे हैं, जो रिपीटर हैं, वो सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला प्रॉन मतलब जो एरिया है, मतलब सिलेक्शन जोन है, एक तरीके से सिलेक्शन प्रॉन एरिया है, जहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने की संभावनाएं हैं। इसलिए वो मजबूती से रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रेशर निराश हो, क्योंकि फ्रेशर में एक स्पीड होती है, एक स्टेमिना होती है, एक जोश होता है, और उस जोश में वह अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करके और बाकियों से आगे जा सकता है। तो हर हाथ में लड्डू है, बस सिलेक्शन वही लेता है जो तैयारी में एकदम टड्डू है। तो इस तरीके से आपको ये लेना है, ठीक है। और मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं कि आप में असीम संभावनाएं होती हैं, मानव में इतनी संभावनाएं होती हैं। सब कुछ मानव ने बनाया है, फिर मानव ही मानव के पेपर से क्यों डरे भाई। जब लोगों ने इन्वेंशन किया, इनोवेशन किया, तो उसी प्रजाति का एक दूसरा व्यक्ति किए गए कार्यों की जानकारी ही ना रखे और परीक्षा में ना लिख पाए, ऐसा संभव नहीं है। ये केवल हमारे इंटरेस्ट या रुचि की विविधता
और रुचि का होना और न होना पे निर्भर करता है। इसलिए आप इसको इंटरेस्टिंग बनाएं और अपनी ज़रूरत बनाएं, अपना अंतिम संग्राम घोषित करें और निराश नहीं हो। ये होता रहता है, आप चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें आती हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग असफल होते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई 100% सफल होता नहीं है और वैसे असफलता कुछ होती नहीं है क्योंकि आपके कुछ निर्णयों की जो कमी है उसकी वजह से आपको कुछ ऐसा रहा है। तो जो रिपीटर बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चांस होता है। और तीसरे बच्चे वो हैं जो जॉब में है ऑलरेडी। अब जैसे ग्रेड 4th में आ गए हैं वो बच्चे, ग्रेड 3rd में भी हैं, कुछ ग्रेड 2nd में हैं, तो ये बच्चे ग्रेड 1st की तैयारी करना चाहेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहेंगे, तो ये एक अलग सेगमेंट है। कुछ बच्चे केवीज में है ऑलरेडी, एनवीएस में है, ईएमआरएस में है, ये सब जॉब लगा हुआ सेगमेंट है जो अलग अलग जॉब कैटेगरी के अंदर इंस्टॉल हुआ है। इन सब के लिए जो सबसे फेवरेट चॉइस है वो इधर ग्रेड 2nd भी हो सकती है, क्योंकि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस वाले बच्चे हैं वो चाहे तो ग्रेड 3rd तक भी अपना जॉब स्विच कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये 2 रेजिडेंशियल सेटअप में है, ये थ्रू द इंडिया है सारी। तो यहाँ पे आपको हो सकता है अपनी होम सिकनेस या फिर आपकी परिवार की जरूरतों के हिसाब से अपना जॉब बदलना पड़े, तो आप यहाँ कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट जॉब लगे हुए व्यक्ति को मैं प्रेफर करूंगा कि वो फर्स्ट ग्रेड और एपी में स्विच करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और तो इन बच्चों के लिए यही है, एनसीईआरटी तो सभी को पढ़नी ही पढ़नी है एटलीस्ट, और बाकी जो फ्रेम मैंने बताया वो सभी पे एप्लीकेबल है। तो ये एक ऐसे हमारी 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक फ्रेशर होते हैं, एक रिपीटर होते हैं, और तीसरे जो है वो जॉब होल्डर होते हैं और वो अपना जॉब स्विच करना चाहते हैं। तैयारी सबको एक जैसी ही करनी है, सबके जोश का लेवल अलग होता है। इनके पास आत्मविश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है, इनके पास में जोश होता है, और इन बीच वालों के पास में जोश और अनुभव दोनों होता है। तो इस तरीके से तीनों सेगमेंट के बच्चे हैं, उनके अंदर ये लड़ाई होती है हमेशा कंपटीशन में, पर जीतता वही है जो एक सही सुनियोजित और सदी हुई तैयारी के साथ में आगे बढ़ता है और निरंतरता रखता है और इस भाव के साथ तैयारी करता है कि आने वाला कल उसका होगा, आने वाला संसार उसका है, उससे जमाना है, वह जमाने से नहीं है। तो आपसे जमाना है, आप जमाने से नहीं है। और अपना तैयारी का मतलब केवल कमाना है, ये भाव आपको रखना है। क्योंकि देखो, लोग तो कहते हैं कि पढ़ते हैं हम इसलिए ताकि हम नौकरी लग जाएं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि आपको नॉलेजियस होने के लिए भी पढ़ना चाहिए। और अगर इस भाव के साथ में आप पढ़ाई करेंगे कि मुझे बहुत अच्छा पढ़ना है, मुझे ऐसा ज्ञान हासिल करना है, आप में एक भूख रहेगी, एक ललक रहेगी, एक आपके ग्रहण करने की क्षमता आप में डेवलप होगी, तो निश्चित रूप से आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा और एक फियरलेस स्टडी होगी। आप कभी भी परीक्षा ओरिएंटेड तैयारी करते हैं तो क्या हम नेचुरली दबाव में आते हैं। इस दबाव से मुक्त होने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उस तैयारी का जो निवेश है उसको इस भाव से कदापि ना करें कि मेरे को ये नौकरी लगने के लिए पढ़ना, वरना दबाव आता है। आप ये करो कि मैं तो इस दुनिया में आया हूं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा थोड़ा लिख ले। दुनिया में आए हो तो थोड़े थोड़े पढ़ लो, थोड़े थोड़े लिख लो, है ना बाबा। बाकी सब काम भी करो। आप युवा हैं और युवा व्यक्ति को अपनी जीवन में हर आनंद की प्राप्ति निर्धारित और नैतिक सीमाओं में कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन वापस नहीं मिलेगा। आप अच्छा डांस कर सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा लेखन कर सकते हैं, अच्छा आप स्टेज होल्ड कर सकते हैं, कुछ भी करिए, मल्टी डायनेमिक बनिए। केवल किताबी कीड़े बन के और उनके अंदर ऐसे मत बनिए, अपनी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। आप एक्सप्लोर करिए, खुद को बाहर आइए आप। और जब आप एक्सपीरियंस करेंगे संसार का तो आपको नॉलेज प्रैक्टिकल होगा, और प्रैक्टिकल नॉलेज वाला बच्चा जो होता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत ही अच्छा होता है। आप कोई भी प्राइवेट जॉब भी चूज कर सकते हैं अगर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस है, और नहीं है तो भी आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी या फाइनेंशियल जो आपकी कॉन्फिडेंस है उसके लिए आप कहीं छोटा मोटा 1-2 क्लास, या फिर कोई कंटेंट राइटिंग का काम है, या कोई ऑनलाइन कॉपी चेकिंग का काम है, ऑफलाइन कोई भी काम है ऐसा जिसमें आप एक
निश्चित टाइम फ्रेम में अपना इन्वेस्ट करें और बाकी समय आप पढ़ाई करें। ये काम भी आप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप सब किसान पुत्र, अधिकांश बच्चे जो तैयारी करते हैं, वो अपने खेत में भी जाके काम कर सकते हैं, अपना जौहर हुनर दिखा सकते हैं। मैंने लगभग अपने जीवन में हर समय किसानी को साथ में रखा है। ये न केवल शारीरिक रूप से आपको तंदुरुस्त बनाती है, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत भी बनाती है और साथ में एक विकल्प भी आपको ज़िंदगी में देती है कि अगर ये ना सही तो ये सही। यहाँ भी आजकल बहुत संभावनाएँ हैं। आज इंसान अगर कर्मशील है, टैलेंटेड है, थोड़ा-सा समय देता है, थोड़ा अवेयर है, तो उसके पास किसी भी तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमें हमारा 100% एक बार गवर्नमेंट जॉब के लिए दे देना चाहिए, जिससे कि हमें मलाल नहीं रहे बाद में कभी भी। हो सकता है उसके बावजूद भी आप कामयाब ना हो तो भी आपके पास में कामयाब होने के 1000 रास्ते हैं। वो रास्ते हम बाद में देख लेंगे, लेकिन पहले एक बार इसके साथ। धन्यवाद सुनने के लिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में।